Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। आजकल रिसेशन, इकोनॉमिक मंदी जैसे शब्द बराबर सुनने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि हम आर्थिक मंदी के दौर में लौटने वाले हैं। इकोनॉमी गिरने वाली है, नौकरियां जो पहले से कम हैं वो भी अब चली जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? पूरा विश्व इस समय गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। साल 2020 से हम सभी लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। इससे उबर ही रहे थे कि रूस यूक्रेन वॉर ने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर ब्रेक लगा दिया। इससे सप्लाई चेन प्रभावित हुआ और सारे कमोडिटीज के दाम आसमान को छूने लगे। खाने का तेल, आटा, राशन का सामान, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो गया। लोग बुरी तरह से महंगाई से परेशान हैं। इन्हीं सब खबरों के बीच इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट की तरफ से 2008 की बात आती रहती है। 2008 की बात इसलिए होती है क्योंकि 2008 में पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और धीरे धीरे सारे देशों पर इसका प्रभाव दिखने लगा था। कहते हैं ना कि जब अमेरिका को छींक भी आती है तो पूरा विश्व सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाता है। तो आइए आज जानते हैं 2008 की वो मंदी का किस्सा जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिल गया था। आखिर क्या हुआ था जिससे अमेरिका की 14 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति स्वाहा हो गई थी। मंदी जब भी आती है तो धीरे धीरे आती है। ऐसा ही कुछ अमेरिका में भी हुआ। मंदी की शुरुआत 2001 से होना शुरू हुआ यूं कि 2001 में टेक बबल बर्स्ट हुआ था। सारे टेक कंपनियों के स्टॉक नीचे गिरने लगे थे। मार्केट क्रैश होने लगा था। लोग बाजार को गिरते हुए देख नहीं पा रहे थे और पैनिक में आकर बल्क सेलिंग करने को मजबूर हो गए। बता दें, किसी देश की सेंट्रल बैंक जब अपना इंटरेस्ट रेट कम करती है तो लोग अपना पैसा और इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी जगह लगाने लगते हैं क्योंकि उन्हें बैंकों के इंटरेस्ट रेट से कई ज्यादा मुनाफा दूसरे जगहों पर दिखता है। 2001 में अमेरिका के बैंकों में इंटरेस्ट रेट 1% था तो अमेरिका लोग अपना पैसा बैंकों से बेहतर स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और हाउसिंग में लगाने लगे। लोगों को इनमें अपना भविष्य सेफ और रिटर्न्स मोटा दिख रहा था। लेकिन जब लोग प्रॉपर्टी से अपनी दिलचस्पी बढ़ाने लगे तो इसके दाम में भी बेतहाशा बढ़ोतरी होने लगी। ऐसा इसलिए कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड अचानक बढ़ जाती है तो उससे रेट्स भी बढ़ने लगते हैं। तो उस वक्त लोगों के जोरदार खरीदारी से अमेरिका में रियल एस्टेट बूम कर गया। लोग अब बैंकों से लोन लेकर प्रॉपर्टी में निवेश करने लगे। बैंकों ने भी अधिक प्रॉफिट के लालच में बिना क्रेडिट स्कोर देखे उन लोगों को भी लोन दे दिया जो लोन चुकाने में सक्षम नहीं थे। कुछ ही दिनों में बैंक खाली हो गए। बैंकों ने पैसा रेज करने के लिए नई नई हथकंडे अपनाए। बैंक बॉन्ड्स बना कर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। उसी समय इन्वेस्टमेंट बैंक पिक्चर में आया। इन्वेस्टमेंट बैंक एक नया स्कीम लेकर आया। वो बैंकों से लोन खरीद कर उसको एक अलग और नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना दिया और इन्वेस्टर्स को ये कहकर खरीदने पर मजबूर किया कि रियल एस्टेट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आगे भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे आपके खरीदे हुए बॉन्ड्स के दाम भी बढ़ेंगे तो इसमें इन्वेस्ट करने से आपका अच्छा मुनाफा होगा। और इसका नाम रखा CDO यानी कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। लोगों ने भी इस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और CDO खरीदने लगे। लोगों के लगातार खरीदारी से सभी चीजों के दाम बढ़ने लगे। प्राइस राइज के साथ साथ लोगों को कुछ समय बाद डर लगने लगा। डर था कि कहीं ये इन्वेस्टमेंट डूब न जाए। उसी डर को दूर करने के लिए लोगों ने अपनी CDO को इंश्योर करने के लिए अमेरिका के सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी AIG अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप से CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप परचेज कर लिया। CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वो इंश्योरेंस का गारंटी था जो अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी AIG CDO यानी कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन को इंश्योर करने के एवज में बायर को देती थी। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। लोग बैंक से पैसे लेकर घर खरीद रहे थे। सेंट्रल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से CDO बेच रही थी और इंश्योरेंस कंपनी CDO को इंश्योरेंस का गारंटी दे रही थी।
सभी बम्पर पैसा कमा रहे थे। AIG इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ने लगा था। बैंक जो लोन बांट रहा था वो भी मुनाफे में था। लेकिन अचानक से कहानी में बबल बर्स्ट आ जाता है। अमेरिका में सारी चीजों की महंगाई बढ़ती चली गई, जिससे लोगों के बचत कम होते चले गए। लोग अब अपने लोन की EMI नहीं दे पा रहे थे, जिससे पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करने लगा। अब बैंक के पास डिफॉल्टर के घर को बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जब बैंक प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने के लिए गई तो उसे नए खरीदार नहीं मिले, और तो और उस प्रॉपर्टी की कीमत भी गिर चुकी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी की सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम। बैंक अब पूरी तरह से कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। जब बैंकों को नुकसान होना शुरू हुआ तो लोग जो CDO खरीद के बैठे हुए थे उसे बेचने की कोशिश की। तब पता चला कि उसकी वैल्यूएशन 0 हो गई है, जिसके बाद लोग अपना इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए AIG इंश्योरेंस की तरफ दौड़े। इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम्स की बाढ़ आ गई। सब अपना पैसा मांगने लगे, जिससे AIG भी अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। कुल मिलाकर सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे लेहमैन ब्रदर्स, वोटोविया और वॉशिंगटन म्यूचुअल को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि लोग बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं कर रहे थे। कुछ ही दिनों में सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स बंद होने के कगार पर आ गए। मेरिल लिंच को बैंक ऑफ अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया। वहीं लीमैन ब्रदर्स ने अपने बैंकिंग बिजनेस का बारक्लेज और नोमुरा को बेच दिया था। इन सब के बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बड़ी गलती सामने आई। उन्होंने 2007-2008 के समय CDOs को AAA की रेटिंग दी थी, जिससे लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा किया था। रिस्क का पता करने में विश्व की बड़ी से बड़ी रेटिंग एजेंसी भी नाकाम साबित हुई। अमेरिकी गवर्नमेंट ने फेल हो रहे बैंकों को रिवाइव करने के लिए पूरी कोशिश की। $700 अरब में बैड एसेट्स को खरीद भी, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। रिसेशंस जो अमेरिका से शुरू हुआ था वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। देश विदेश की सभी इकोनॉमीज पूरी तरह तबाह हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 की मंदी में करीब 88 लाख लोग बेरोजगार और बर्बाद हो चुके थे। भारत पर इसका बड़ा असर पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह चरमरा गई, जिससे उबरने में भारत को भी कई साल लग गए। अब जब एक बार फिर विश्व अर्थव्यवस्था पर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में भारत को पहले से ही इसकी तैयारी रखनी होगी, ताकि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इससे निपटा जा सके। तो ये थी आज की कहानी। ऐसे ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए बिस्तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।